हिंदी प्रकाशन समिति के माध्यम से आपने मुझे आमंत्रित किया कि मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ बातें अपनी रख सकूं और अपने जो यहाँ के छात्र हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं, चाहे और भी अदर फैकल्टी, अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ अपनी बात रख सकूं। एमएस खासकर लाइफ साइंस के डोमेन में जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ अभी तक, बहुत ज़्यादा कंपनीज वगैरह बायोटेक कंपनीज हैं, पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसमें है नहीं। और उससे अच्छा है कि इस तरह का प्रोग्राम होंगे प्रैक्टिकल में, जहाँ बच्चे का न सिर्फ उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, बल्कि एक पब्लिक स्पीकिंग भी उनकी बढ़ेगी और लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है ज़्यादा नमस्कार, हिंदी प्रकाशन समिति में आपका स्वागत है। और हर बार हम लोग एक नए गेस्ट को लेके आते हैं, एक नई ऊर्जा को लेकर के आते हैं। और इस बार हमारे साथ जो है वो एक ऐसी ऊर्जा है जिसको हम लोगों ने भी काफ़ी लंबे समय तक, या कहें कि बीएससी और एमएससी में भी ग्रूम किया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग ये क्लेम करेंगे कि ये हमारे द्वारा ही शेप किए गए हैं या बनाए गए हैं। तो दिव्यांशु जी, आपका हिंदी प्रकाशन समिति के इस पॉडकास्ट में स्वागत है। और हम लोगों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आप जो है लगातार काफ़ी लंबे समय से इस विश्वविद्यालय में हैं। तो हम लोगों का क्या जो सवाल है वो एक तरीके से आपके जूनियर्स जो कि हमारे स्टूडेंट हैं उनके सवाल हैं, और उनके अंदर कई सारी जो है वो समस्याएं दौड़ती रहती हैं। उनको महसूस होता रहता है कि हम इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, और आप उसके बड़े ही ज्वलंत उदाहरण हैं जहां कि आपने एक ऐसा पाथ चुना जो कि थोड़ा रेयर है, लेकिन जिसमें आदमी जो है वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्योंकि अगर आप एमएससी करते हैं, उसके बाद अगर आप पीएचडी करते हैं, तो एक लंबा समय आपको देना पड़ेगा, जिससे कि आप सोसाइटी से कटे रहते हैं। जबकि आप जो काम शुरू किए उसने डायरेक्टली जो है उस काम में आप पब्लिक से जुड़ सकते हैं, पब्लिक के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि आप यहीं के छात्र हैं, तो हम पहले तो बीएचयू से थोड़ा इतर हट के आपके जो पुरानी लाइफ है, आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसके बारे में पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी प्राइमरी एजुकेशन वो कैसे शुरू हुई। हाँ सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हिंदी प्रकाशन समिति के माध्यम से आपने मुझे आमंत्रित किया कि मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ बातें अपनी रख सकूं और अपने जो यहाँ के छात्र हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं, चाहे और भी अदर फैकल्टी, अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ अपनी बात रख सकूं। रही बात बैकग्राउंड की, तो मेरा नाम दिव्यांशु सिन्हा हुआ। मैं मूलतः नवादा जिला बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहीं से हुई है, नवादा से हुई है। उसके बाद मैं जब करीबन 8 साल का था तो मैं अपने घर से बाहर झारखंड चला गया, जहाँ मेरे मामा रहते थे। वहाँ मैंने क्लास 5 से वहाँ पढ़ाई शुरू करी और क्लास 5 से 10th तक मैं वहीं पढ़ा। वहाँ से 10th कंप्लीट किया। 10th CGPA मुझे आया 10th में। उसके बाद ये इच्छा थी कि भाई 10th के बाद जो आसपास के माहौल को देखते हुए, आसपास के स्टूडेंट्स को देखते हुए, बहुत बच्चे कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को चुन रहे थे, कुछ लोग मेडिकल बैकग्राउंड को चुन रहे थे। तो जिन बैकग्राउंड में मैं रहता था, जो मेरा सर्कल था, जो दोस्त थे, सभी लोग मेडिकल की तैयारी की तरफ रुझान उनका ज़्यादा था। तो मेरी भी इच्छा हुई कि चलो भाई 10th के बाद 12th के लिए चलो बायोलॉजी बैकग्राउंड लिया, क्योंकि मैथ्स से थोड़ा डर लगता था, वो ज़्यादा मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट नहीं था, बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो 10th के बाद मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी रखा और शायद में एडिशनल मैंने मैथमेटिक्स भी लिया। तो उसके बाद मैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ कोटा चला गया। वहाँ मैंने 2 साल प्री मेडिकल की तैयारी करी, नीट के लिए 2 साल वहाँ। अब घर से दूर तो रहा ही था, तो एक आदत तो हो चुकी थी कि जो होम सिकनेस होता है, बहुत लोग जाते हैं घर से बाहर निकलते हैं, तो जो बहुत लेट से निकलते हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा लगता है। मैं शुरू से ही गया हुआ था, तो उतना ज़्यादा होम सिकनेस वाली फीलिंग नहीं थी। तो बाहर रहा, वहाँ भी एक्सपीरियंस कोटा में सीखा। दुर्भाग्यवश बहुत ज़्यादा उसमें प्री मेडिकल में अच्छा रैंक नहीं आ पाया, मार्क्स नहीं आ पाया, जिसकी वजह से कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ नहीं। पर उसमें कोई मुझे बहुत ज़्यादा मैं विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई जो होना है वो अच्छे के लिए ही होना है। अब कुछ ना कुछ अगर आए हैं
तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे ही आगे इस फील्ड में। तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं हुआ। बहुत सारे एग्ज़ाम का फॉर्म भर रखा था बैकअप के लिए कि भाई अगर मेडिकल में नहीं होगा तो साल वेस्ट नहीं करना है, कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है। तो फिर मैंने BHU का ही फॉर्म भरा। BHU के अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में BSc के लिए एडमिशन फॉर्म भरा था। उसके बाद BHU में मैंने BSc ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप का एग्जामिनेशन दिया, उसे क्वालिफाई किया फिर एडमिशन का। आपने कोटा की बात की, ये मेरे लिए बड़ी नई चीज़ है। और चूँकि कोटा को लेकर के अक्सर हर साल कुछ न कुछ अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आती है कि वहाँ बच्चे जो है डिप्रेस होकर के सुसाइड कर लिए या कुछ ऐसी बात हुई। तो क्या आप भी ऐसे कुछ लोकेलिटी, मतलब आप जो अपने कलीग से बात करते थे तो कुछ उस तरीके की फीलिंग्स थी, और आपने कैसे ओवरकम किया? अगर क्योंकि फेल्योर एक ऐसा शब्द है जो कि कोई पसंद नहीं करता है मतलब ह्यूमैनिटी में, तो आपने कैसे इसको ओवरकम किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, जो बात आप कह रहे हैं कि कोटा में आजकल जो न्यूज़ इधर जो आती है कि बच्चे डिमोटिवेट डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, सुसाइड रेट बढ़ रहा है, ये उस समय भी था, ऐसी बात नहीं कि आज ही है, उस समय भी था। पर सबसे जो ज़रूरी चीज़ रहती है कि वहाँ इस तरह की फीलिंग तभी आएगी जब आप अकेले हैं। अगर आपके पास ग्रुप है, आपके पास दोस्त हैं, वहाँ अच्छा आपका सर्कल है, तो आप उसी में कहीं ना कहीं घुले मिले रहते हैं। पढ़ाई तो होती ही है, साथ साथ आपका एक सर्कल रहता है। कुछ दिक्कत हुई, कुछ परेशानी हुई तो आप किसी से शेयर कर सकते हैं। आप घर से बाहर हो, हर चीज़ अपने घर वालों को लोग नहीं बता सकते। कोई ना कोई दोस्त रहता है, उसके साथ ही बातें शेयर होती है। तो जो ये बात जो चीज़ें आ रही हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी की मैक्सिमम अगर देखें तो उन्हीं बच्चों में आ रही है जो अकेले रह रहे हैं, जो घर में ही पढ़े लिखे हैं, घर से बाहर निकले नहीं है कभी। वो अचानक घर से बाहर निकलते हैं और पढ़ाई तो वहाँ प्रेशर तो रहेगा ही, क्योंकि प्री मेडिकल एग्जामिनेशन ऐसा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हैं स्टूडेंट 25-25 लाख स्टूडेंट हर साल फॉर्म भर रहे हैं, तो कंपटीशन तो है, तो इसलिए पढ़ाई भी विग्रस करनी ही पड़ेगी। आप कैजुअल उसको नहीं ले सकते हैं। अगर कैजुअल लेंगे तो फिर आप कंपटीशन से बाहर निकल जाएंगे। तो पढ़ाई का प्रेशर भी रहता है। पर वही बात है कि आपको अगर आप अपना कोशिश करते रहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको जो समझाया जा रहा है वो सारा चीज़ समझ में ही आए, या सारा जो आप टेस्ट हो रहा है उसमें आप अच्छे ही करें। आप अपनी तरफ से कोशिश करिए। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसका बैकअप में कुछ सोच के चलिए। आपको कहीं ना कहीं रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। अगर आप इसी भरोसे बैठे हैं कि चलो एक ट्राई और करते हैं, अगली बार निकलेगा, एक बार और ट्राई करते हैं, अगली बार निकलेगा, तो मैक्सिमम बच्चे, जब मैं भी पढ़ रहा था तो मेरे बगल में पढ़ने वाले बहुत ऐसे बच्चे थे जो 5-5 साल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मेरा मोटो क्लियर था कि मुझे जो करना है यही 2 साल में करना है। मेरा अगर निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे और भी दूसरे ऑप्शन को ट्राई करते रहना है। तो जो आप बात बोलें कि एंजाइटी और डिप्रेशन वाली, तो मैक्सिमम बच्चे एक सर्कल ना मिल पाना, एक घर से दूर रहना और बहुत सारी बातें शेयर ना करना, उसके वजह से ये चीज़ें ज़्यादा उत्पन्न। तो आपके अकॉर्डिंग कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए घर से दूर जा रहा है तो उसको अपनी फ्रेंड सर्कल जरूर बनानी बिल्कुल चाहिए, है ना? अगर फ्रेंड नहीं भी है तो आसपास में थोड़ा सा, अब जाते वक्त अगर कोई मिलनसार रहता है, कोई फ्रेंडली व्यक्तित्व का रहता है, तो अपने आप आपस में ही एक अपना सर्कल बना लेता है कि कोई कम से कम। बहुत बच्चे ऐसे जो अपने रूम से निकलते हैं, कोचिंग जाते हैं, रूम पर आते हैं, खाना खाने जाते हैं रूम पर। उनका रूम के अलावा मैं भी पढ़ता था, मेरे बगल में भी बहुत सारे कमरे में बच्चे रहते, उनका नाम भी हमें नहीं मालूम रहता था, वो बात नहीं करते थे, बस अपने कमरे में गए आए चले गए। तो कहीं ना कहीं उससे वो चीज़ें उनके अंदर ही चल रही हैं, वो प्रोसेस जो है उन्हीं के अंदर चल रहा है, वो शेयर नहीं कर रहे, उसकी वजह से और परेशानियां बाद में पड़ जाती हैं। जी 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 बिल्कुल। तो ठीक है, फिर से हम लोग वापस आपके BHU के दिनों पे आते हैं। जब आपने BSc में एडमिशन लिया तो पहली एंट्री आपकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार से हुई, तो आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, ऐसा ये संयोग के हैं या क्या कहें, BHU में जब मैं बताया कि प्री मेडिकल के अलावा भी और सारे एग्जामों की तैयारी कर रहा था, तो उस समय एक हुआ करता था जो अब CUET हो गया है, उस समय CU सेट करके होता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो उसमें तभी तो सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय उसमें आ गए हैं। पहले सिर्फ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में फॉर्म हुए थे 7-8, उनके एक कंबाइंड एग्जाम होता था। तो मैंने उस एग्जाम को भी दिया था BHU के अलावा। तो उसमें मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में वहाँ एडमिशन, मतलब वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था और अबाउट टू एडमिशन में कराने वहाँ जा रहा था। तब तक BHU का काउंसलिंग या बाकी चीज़ें एग्जाम दे दिया, काउंसलिंग और रिजल्ट अभी तक नहीं शुरू हुआ था। संयोग से जिस दिन मुझे एक हफ्ता बचा हुआ था वहाँ एडमिशन लेने के लिए, तभी BHU का जो है रिजल्ट आ गया और काउंसलिंग कॉल लेटर आ गया कि आप काउंसलिंग करवाने आइए। तो अब ये भी बात है कि जब मैं
तैयारी कर रहा था नीट की, तो बीएचयू के बारे में बहुत सुना था उसी टाइम पे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने आप में इसका एक गौरवशाली ये रहा है, इतिहास रहा है, और अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स में आगे बढ़ रहा है। तो उसी समय एक मन था कि अगर चलो प्री मेडिकल में नहीं होता है तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपने को ये करना है। तो उसी समय इच्छा थी कि मुझे बीएचयू में अगर एडमिशन मिल जाए तो मैं जरूर इसे लूँगा। तो कॉल लेटर आया तो मैं काउंसलिंग कराने गया, काउंसलिंग करवाया, अपने पिताजी के साथ आया, काउंसलिंग करवाया, और उसके 2 दिन बाद मुझे एडमिशन का ये आ गया कि आप पेमेंट कीजिए, आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। तो खुशी हुई बहुत अंदर से। तो बहुत लोग जो दूर से बाकी निगेटिविटी के बारे में बताते हैं कि भाई अब बीएचयू है वहाँ बहुत जो लोग नहीं अंदर से जानते हैं वो तो बहुत सारी उनके मन में भ्रांतियाँ फैलती है कि भाई बात विरोध प्रदर्शन बहुत होता है और ये होता है वो होता है। तो हमें तो पढ़ने जाना है भाई, हमको उससे क्या मतलब है। और ये सब तो चीज़ें ऐसा थोड़ी है कि बीएचयू नहीं तो बाकी यूनिवर्सिटी में नहीं, तो सब जगह कॉमन कुछ परेशानियाँ रहेंगी, दिक्कत रहेगी तो स्टूडेंट तो उसका विरोध करेंगे ही। तो कुछ लोग नेगेटिव बोले कि वहाँ मत जाओ, राजस्थान ठीक है अपना वहाँ चले जाओ। पर ये मेरा डिसीजन था, ये स्वयं पूर्ण मेरे माँ पिताजी ने, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा क्या डिसीजन है तुम वो चुनो। अब मैंने बोला कि नहीं, अब तो एडमिशन हुआ है बीएचयू में तो हम बीएचयू ही जाएंगे। तो सभी ने माना कि ठीक है चलो, तो एडमिशन कराया, आया। पहली बार जब उसके पहले बनारस आया भी नहीं था, पहली बार बनारस आया जब मुझे काउंसलिंग आया तो पहली बार आया। दूसरी बार जब काउंसलिंग करवा कर जब तो एक प्राउड फीलिंग भी आई जब गेट के अंदर से, काउंसलिंग के समय श्योरिटी नहीं रहती है कि आपका एडमिशन हुआ कि नहीं होगा। तो उस समय तो जब मैदान वगैरह ये सब देख रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई एक दिन में हम भी इस पर खेलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो उस समय तो असमंजस की स्थिति थी, पर जब एडमिशन हो गया तो जब गेट के अंदर से आया तो एक प्राउड फीलिंग हुई। जब बॉटनी जूलॉजी, क्योंकि मेरा ऑनर्स बीएससी ऑनर्स था, बीजेडसी कॉम्बिनेशन था बॉटनी जूलॉजी, तो जब मैं इस रोड से गुजर रहा था बॉटनी जूलॉजी वाले, तो देख के बहुत खुशी हुई कि इस बिल्डिंग में मैं पढ़ूंगा। तो एक अच्छा और मालवीय जी के बारे में पहले से ही सुना था, जब उनको भारत रत्न मिला था 2015 या 2014 में, तो मालवीय जी के बारे में मैंने पढ़ा भी था, तो पता चला कि मुझे कि मालवीय जी ही जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। तो बहुत ही एक प्राउड फीलिंग आई जब अंदर घुसते हैं। एमएमवी तिराहा के पास जो सरस्वती जी की प्रतिमा है उसको प्रणाम किया और ये आशीर्वाद मांगा कि आगे जो वो बीएचयू में अपनी सर्विस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप बोले कि लोग बोलते थे कि विरोध प्रदर्शन होगा, उल्टा सीधा बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको पढ़ने आना था, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ने के अलावा भी बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। ऐसा नहीं कि आपने खाली पढ़ाई की। और ये बड़ी अच्छी बात थी कि जब आपका बीएससी या एमएससी चल रहा था, कोई भी स्टूडेंट से रिलेटेड काम होता था तो आप किसी से भी पूछे, मैं डायरेक्टर साहब भी बोलते थे ठीक है दिव्यांशु से बात कर लो, वो जो है इसमें हेल्प कर देगा। तो ये चीज़ जो है वो बड़े कम स्टूडेंट्स के अंदर रहती है कि कैसे जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उतनी ही जो है वो तन्मयता के साथ इन्वॉल्व हों। तो ये आपने कैसे डेवलप किया, शुरू से ही था या बीएचयू आके डेवलप हुआ? शुरू से तो बहुत ज़्यादा नहीं था और बीएचयू में आने के बाद भी नहीं था। शुरू के 1 साल शुरू में तो आया तो चीज़ों को समझने में समय लगा, पढ़ाई का था कि भाई बीएससी के बाद क्या करना है, इसको भी प्लान करके चलना था। तो मुझे पता भी नहीं था कि बीएससी के बाद करेंगे क्या। हम तो सोचे थे कि भाई बीएससी आएंगे उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या होगा। तो बीएससी आने के बाद पता कि जैम वगैरह का एग्ज़ाम होता है कि आप आपको यहाँ से बीएससी कीजिए, जैम का एग्ज़ाम दीजिए, आप आईआईटीज़ और अदर इंस्टीट्यूट में आप एमएससी कर सकते हैं। तो उस समय था फोकस कि चलो अपना इधर बीएससी में भी अच्छा ये करेंगे, सीजीपीए मेंटेन करेंगे, ये करेंगे और साथ ही साथ जैम वगैरह ये सब चीज़ों की भी तैयारी करेंगे। तो चल रहा था, पढ़ाई सेमेस्टर वगैरह गुजर रहे थे। तो 1-2 सेमेस्टर में थोड़ा कुछ चीज़ें जो आप समझ सकते हैं, केमिस्ट्री वगैरह, केमिस्ट्री उतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता था। बॉटनी जूलॉजी भी तो कह रहा था, बायोलॉजी था, पर केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। तो जो मेरा सपना था बहुत अच्छा सीजीपीए मेंटेन करूँगा, वो तो नहीं हो पाया। एवरेज सीजीपीए मेंटेन करके मैं चला 8.5 7.5 ऐसे करके चला। तो जब शुरू में तो जब क्या होता है बीएचयू में, जब शुरू में आप एडमिशन लेते हैं तो जुलाई वगैरह का जो सीनियर होता है वो पूरा एकेडमिकली दिखता है। जब जनवरी या दिसंबर का आता है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पे या अदर फैकल्टी में प्रोग्राम वगैरह शुरू होते हैं, स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट होता है। तो वो मैंने देखा पहली बार कि भाई इस तरह का प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, एकेडमिक प्रोग्राम हो रहा है, तो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ बच्चे टीम बनती है, वो प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये टीचर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। तो उस समय तो मैं आता तो बहुत सारे टीचर मुझे जानते भी नहीं थे, मैं भी उनको बहुत सारे टीचर्स को नहीं जानता था। तो उस दौरान मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें भी यूनिवर्सिटी में होती है, इसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ बच्चे 100 बच्चे हैं तो 2 बच्चे उसमें बाहर निकल के आते हैं कि हमें भी
इसमें इन्वॉल्व होना है, हमें भी पार्टिसिपेट कराना, हमें भी प्रोग्राम कराना है। तो ये मैंने एक साल में ये ऑब्जर्व किया। फिर दूसरी साल जब मैं बीएससी सेकंड ईयर में आया तब मुझे लगा कि मुझे भी कहीं ना कहीं इसमें उतरना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। उसके बाद वो सिलसिला फिर शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है। बहुत अच्छा, आपने सही में बहुत एक जो मैंने ऑब्जर्व किया कि आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बीएचयू में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी उनको आगे बढ़ाने के लिए। और आपने फिर बीएससी के बाद यहीं से एमएससी किया, और ज़्यादातर बच्चे जो है वो एमएससी के बाद उनका पूरा ध्येय रहता है या तो रिसर्च करें या तो प्राइवेट कंपनीज जितनी भी बायोटेक या उससे रिलेटेड कंपनीज हैं उनको ज्वाइन करें। आप बड़े एक्सेप्शन हैं, थे तो आप कॉमन से धीरे धीरे एक्सेप्शन की तरफ बढ़ने का ये आपकी अपनी सोच थी या कहीं से आपको मोटिवेशन मिला? नहीं, मोटिवेशन की बात नहीं है मेरा। जो जैसा आप बात कर रहे हैं कि एमएससी के बाद पीएचडी करने, मेरा भी यही मन था। एमएससी बीएससी कंप्लीट किया, बीएससी कंप्लीट करने के बाद एमएससी में एडमिशन लिया बॉटनी में। उसके बाद मेरी भी इच्छा थी कि मैं एक्चुअली उस समय इच्छा थी कि मैं फॉरेन से करूँ, पीएचडी करूँ ये सब। पर ये बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई आप ठीक है फॉरेन तो जा रहे हैं पर आपका एटलीस्ट नेट या JRF क्वालिफाइड होना चाहिए, एटलीस्ट नेट तो होना ही चाहिए कि भाई आप फॉर फ्यूचर में अगर पीएचडी करके आ रहे हैं वहाँ से तो एटलीस्ट नेट रहेंगे। तो अगर आप कहीं एकेडमिक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहते हैं, फैकल्टी मेंबर है कुछ, तो आपको एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो मैं नेट की तैयारी में करने में लग गया और एमएससी पास आउट होने के बाद मैंने CSIR नेट JRF क्वालिफाइड किया। तो उसी साथ ही साथ एमएससी में ही जैसा आप बता रहे कि करिकुलर एक्टिविटीज ये सब में तो इन्वॉल्व रहता ही था कि इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होना, कैसे वो एग्जीक्यूट होगा वो तो ठीक है, डिसीजन तो करते हैं अपर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है उनका करना है कि हाँ भाई ये करवाना है। एग्जीक्यूट तो लोअर लेवल के लोग जो हम स्टूडेंट हैं, चाहे हमारे जो इमीडिएट जिनको हम रिपोर्ट करते हैं फैकल्टी वो करते हैं। तो ऐसे सारे प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहा, चाहे इंस्टीट्यूट डे हो चाहे यूथ फेस्ट हो, सारे में इन्वॉल्व रहा। और जब से डीन डायरेक्टर हमारे अनिल त्रिपाठी सर और मधुमिता अग्रवाल मैडम, तो उन लोग का हमेशा आशीर्वाद बना रहा। और कुछ भी होता था उन लोग पूछते थे, बड़े प्यार से मिलते थे। और एक होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में अगर कोई ऊपर बैठा हुआ तो स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है उनका, और ना इंटरेक्शन करना भी चाहते। पर इन दोनों ने हमेशा एक आशीर्वाद की तरफ देखा और हर तरफ से जो सपोर्ट करना था वो सपोर्ट किया उन्होंने। तो रही बात पीएचडी के, तो मैं तैयारी तो कर रहा था सीए का। तभी रही बात अगर बैक में चले थोड़ा सा, बीएससी फाइनल ईयर में तो कोविड जब समझिए नवंबर दिसंबर 2020 के बाद जब 6-7 महीना का लॉकडाउन चला, उसके बाद फिर ये चल रहा था कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट खुलेंगे नहीं खुलेंगे। तो मैं सोचा घर पर ही था, तो घर पे ही रह के मैंने कुछ प्रोग्राम्स वगैरह ऑनलाइन वेबिनार उस समय बहुत चला हुआ था, तो वेबिनार करवाए, आपके सहयोग से कुछ इंटरनेशनल लेक्चर सीरीज करवाए। तो उस समय मैं सोचा कि अब चलते हैं घर पे लिए थोड़ा सा जब इसी तरह का माहौल है, कोरोना में ही, कोविड पीरियड में ही हमें सर्वाइव करना है तो घर से निकलना पड़ेगा। तो फिर मैं आया यहाँ, और तो उस समय करनी क्लासेस वगैरह भी नहीं चल रहे थे। तो सोचे क्या करें कुछ दिन 2 दिन 4 दिन रात मतलब कि कुछ करने के लिए वापस घर चले जाते हैं। तभी एक हमारे एक परिचय के लोग बताया कि बीएचयू में अटल इंक्यूबेशन सेंटर है जो स्टार्टअप्स और इंक्यूबेशन ये सब प्रोवाइड कराते हैं वहाँ। तो मैं बस ऐसे क्वेरी के लिए गया था कि क्या होता है वही, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है कि नहीं एकेडमिक बहुत और सारी चीज़ों का भी, बाहर जाना घूमना, कई जगह बनारस के ही आसपास लगभग बहुत सारा जगह मैं घूमा हुआ, जो अनएक्सप्लोर जगह है किसी बार मैं जानता हूँ अच्छा वहाँ नहीं गए चलो वहाँ चल। तो एक्सप्लोर करने का एक शौक है। तो चूँकि उस समय CDC बिल्डिंग है बीएचयू में उसमें बन रही थी, पूरी तरह फंक्शनल वो हुआ नहीं था, और उसी के 5th फ्लोर पे अटल इंक्यूबेशन सेंटर था उस समय, और बाकी फ्लोर अभी फंक्शनल हो रहे थे। तो ऐसे क्वेरी आई कि चलो चलते हैं मिलते हैं, क्या है क्या होता है नहीं होता, बिल्डिंग भी देख लेंगे। तो गया, तो वहाँ उस समय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उनसे मैं मिला। तो उनसे ऐसे बातचीत हुई कि मेरा कोई स्टार्टअप, मैं तो कोई स्टार्टअप लेके नहीं गया था, कोई आइडिया लेके नहीं गया था कि मैंने तो जस्ट ऐसे बातचीत की जाना क्या है, और फिर बताया कि मैं साइंस फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ, मैं ये सब चीज़ें कराता हूँ, ऑर्गेनाइज कराता हूँ प्रोग्राम्स वगैरह ये सब। तो उन्होंने तुरंत मुझे समझा और तुरंत बोले कि हम वहाँ एक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप लेक्चर सीरीज करके एक प्रोग्राम चलता था उनका ऑनलाइन। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि तुम अगर ज्वाइन करें तो एज एन इंटर्न ज्वाइन करो, और ये सब जो लेक्चर सीरीज है ऑनलाइन तुम ही मैनेज करो, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस है ये सब वेबिनार्स वगैरह ये सब करवाने का। और मुझे भी जो जिस चीज़ के लिए मैं गया था उस तरह से मुझे भी वो सामने आ रहा था, तो मैं हर्ष से उसे स्वीकार किया और बोला कि ठीक है सर हम ज्वाइन करेंगे और ये सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएंगे।
तो फिर मैंने वहाँ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज करवाए, बहुत सारे जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं देश विदेश के उनको बुलाया, कुछ इन्वेस्टर्स को बुलाया, कुछ एनआरआईज को बुलाया। और जब तक विश्वविद्यालय नहीं खुला, जब तक मेरी पढ़ाई शुरू नहीं हुई, तब तक मैं ये प्रोग्राम कराता रहा। और तब तक ये जैम वगैरह मेरे दिमाग से चला गया था, मुझे लिया कि यहाँ मैं करा रहा हूँ तो एमएससी मैं यहीं से करूँगा। तो हालांकि एग्जाम तो मैंने दिया पर क्वालिफाई नहीं किया। तो ये सब प्रोग्राम मैंने कराना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जब तो इसी के माध्यम से बहुत लोगों से होता है परिचय, भेंट होना नए लोगों से, तो वो होते चला गया, कनेक्शंस बनते चले गए वहाँ भी। और भी इसके शुरू में मैं गया था ये लेक्चर सीरीज करवाने, उसके अलावा भी बाकी चीज़ों में मुझे इन्वॉल्व करने लगे वहाँ पे, और प्रोग्राम्स कराना हो, चाहे ऑफिस का ही कोई काम हो, सेंटर का काम हो, तो वो मैं करने लगा। उसके बाद फिर जब कोरोना के बाद जब हमारा क्लासेस शुरू हुई, बीएससी का फाइनल सेमेस्टर में मैं था, फिर वो पढ़ाई भी कंटिन्यू करी। फिर बीएससी कंप्लीट होने के बाद जैसे आप बात की एमएससी, तो एमएससी के टाइम पे उस समय भी इंस्टीट्यूट वगैरह में सब जो भी प्रोग्राम्स रहते थे आपके, चाहे क्योंकि उसमें इन्वॉल्व रहते थे, पर साथ में नेट वगैरह का भी तैयारी करना। तो एमएससी जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, तो ये करना था कि रिसर्च तो करना ही है। और चूंकि मैं वहाँ जुड़ा हुआ था, तो एमएससी पास आउट होने से, क्योंकि पीएचडी एडमिशन भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में डिले हुए, तो वहाँ मैं शुरू से जुड़ा हूँ, तो वहाँ के काम में एक और स्टेप आगे बढ़ के मैं एग्जीक्यूटिव वहाँ काम करने लगा। और चूँकि वहाँ पे क्योंकि जो इंक्यूबेशन सेंटर जो होता है, इंक्यूबेशन का जैसा मतलब है कि भाई जैसे कुछ एक मीडियम प्रोवाइड करना, एक सूटेबल इन्वायरमेंट, कंट्रोल इन्वायरमेंट में किसी चीज़ को ग्रो कराना होता है, तो इंक्यूबेटर देते हैं, साइंस के टर्म में हम बोलते हैं। तो उसी तरह स्टार्टअप्स को कैसे हम नर्चर कराएं, कैसे उन्हें फंडिंग में हेल्प करें, तो ये सारा काम उसमें होता था। तो धीरे धीरे मैं सीखता चला गया, और जो भी ऑपरेशनल वहाँ काम था वो मैं किया, और साथ में फिर पीएचडी में भी कोशिश किया कि लैब ज्वाइन करता था। तो जो स्टूडेंट, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीएचडी करना ही नहीं चाहते, उनको है कि हम स्टार्टअप में सीधा एंट्री मारें और पूरा यूरेका कर दें, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि हम सीधा जो है वो एमएससी कंप्लीट करें और सीधा स्टार्टअप्स की तरफ जाएं, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए? देखिए एमएससी खासकर लाइफ साइंस के डोमेन में जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ अभी तक, बहुत ज़्यादा कंपनीज वगैरह बायोटेक कंपनीज हैं, पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसमें है नहीं, और ना ही कैंपस प्लेसमेंट के लिए ज़्यादातर कंपनी आती है लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए। बाकी डोमेन में तो आती हैं, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में स्टूडेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ, तो जितने प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ होती थी यूनिवर्सिटी लेवल पे वो मैं कोऑर्डिनेट करता। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो लाइफ साइंस के बच्चों के लिए कोई कंपनी ऐसा आ नहीं रही है जो स्टूडेंट को हायर करे और अच्छे पैकेज पे उन्हें प्लेस करे, तो वैसे आ नहीं रही थी। आ रहे थे तो कोचिंग्स वगैरह आ रहे थे, तो कोचिंग का भी बच्चों में अच्छा क्रेज था, हमारे बैच में भी और भी सीनियर्स में भी, कि भाई कोचिंग कम से कम जाएंगे वहाँ, 2 साल पढ़ाएंगे, अच्छा अपना नाम होगा, अच्छा पैकेज मिलेगा। तो ये भ्रांतियां पहले थी, पर अब रियलिटी कुछ अलग हो गया कोचिंग इंडस्ट्री का। वैसा वो जो शाइन जो होता है वो अब नहीं रहा, जो साइंस से बच्चे जाते थे चमक देख के, हाँ भाई हम फैकल्टी बनेंगे तो हमारा ये सब होगा, क्योंकि अब लोग इतने जाने लगे हैं, इतनी कोचिंग बन गई है, तो वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो सस्टेन करना मुश्किल। तो कंपनीज तो आती नहीं थी। रही बात कोचिंग, कुछ बच्चे कोचिंग में चले गए, कुछ बच्चे जो है पीएचडी में अपना तो तैयारी में लग गए, जिनका क्वालिफाई हो गया लैब ज्वाइन कर लिया, अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, कुछ जिनका नहीं हुआ वो 1 साल 2 साल तैयारी कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टअप्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, पर उन्हें कुछ एक्सेस पता नहीं है कि कैसे क्या उसमें इन्वॉल्व अपने आप को उसमें एसोसिएट करना है। बहुत बच्चे, जैसे मैं भी ऑफिस में बैठता हूँ तो बहुत लोग आते हैं पूछते हैं कि हमें करना है, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि खुद क्लूलेस है कि उनको करना क्या है एक्चुअली में, कि हमें स्टार्टअप शुरू करना है, तो स्टार्टअप में क्या करना है। ऐसे आइडियाज लेके आते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, वो आपको कोई क्यों इंक्यूबेट करेगा। तो मैं इन्हें ही बोलता है कि आप रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो कि क्या समस्याएं हमारे समाज में, जैसे बहुत कॉमन है वेस्ट मैनेजमेंट, तो वेस्ट मैनेजमेंट को आप कैसे एग्रीगेट करेंगे, क्या उसका इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, उसके बारे में सोचिए। कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन को, जो प्रॉब्लम जो सच में फेस कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट, लाइफ साइंस से रिलेटेड चाहे किसी और चीज़ से भी रिलेटेड, तो वो सोच के आए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जो कॉमन चीज़ ऑलरेडी प्रेवलेंट है उससे कोई इंक्यूबेट क्यों करना चाहेगा। तो आते हैं तो फिर उनके गाइड करते हैं कि आप जो है, क्योंकि स्टार्टअप्स का भी कुछ फेज होता है, कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले आइडिएशन होना चाहिए कि आपका आइडिया एक्चुअली क्या प्रॉब्लम का क्या आप सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, और आपने मार्केट सर्वे किया है कि नहीं किया है, कि इस तरह की और कंपनीज कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही है।
उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा प्रॉब्लम है, अच्छे प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई किया, उसका अच्छा सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है डेवलपमेंट का स्टेज, जहाँ आप उसका प्रोटोटाइप वगैरह बनाते हैं, उसका लिंक कैनवास बनाते हैं, एक प्रॉपर उसका फॉर्मेट बनाते हैं कि मुझे एक्चुअली अब उतरना है तो कैसे उतरना है। फिर हम जब ये होता है तो उसके बाद हम उन्हें बोलते हैं कि भाई आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराओ सेक्शन 8। अब क्योंकि हमारा खुद सेक्शन 8 का कंपनी है और इंक्यूबेशन सेंटर जो है, तो उन्हें बोलते हैं कंपनीज एक्ट 1956 का एक्ट है, उसके थ्रू जो गाइडलाइंस है उसके थ्रू आप प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी कंपनी आप फॉर्मेशन करिए। और उसके बाद क्योंकि बेसिक इंक्यूबेशन का वही होता है कि आपका कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी हम इंक्यूबेशन प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि इंक्यूबेट कर लेते हैं, अगर एक एप्लीकेशन दे, अगर आपका कंपनी रजिस्टर्ड नहीं, थोड़ा समय लग रहा है, तब भी इंक्यूबेट कर लेते हैं कि एप्लीकेशन आप दे दीजिए, हम फर्दर आपका प्रोसेस करेंगे। तो रजिस्टर कंपनी रजिस्टर करने के बाद हम उन्हें इंक्यूबेट करते हैं, एज ए स्टार्टअप इंक्लूड करते हैं हमारे यहाँ। उसके बाद फिर फंडिंग के लिए उन्हें तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करवाते हैं, नेटवर्किंग करवाते हैं, फिर उनका प्रेजेंटेशन होता है प्रॉपर। अगर लगता है किसी को कि फंडिंग इन पे कुछ रेवेन्यू जनरेट, क्योंकि एटलीस्ट मेन स्टार्टअप्स का जो ऑब्जेक्टिव है सोल्यूशन प्रोवाइड कराना ही है, साथ ही साथ आपको खुद के इकोनॉमिक जनरेशन भी करना है सेल्फ सस्टेनेबल होने के लिए, और उससे भी बड़ी बात है जॉब जनरेट करना है। जो प्रधानमंत्री का भी जो एक विजन है कि स्टार्टअप से जो जॉब क्रिएशन है वो मेजर, तो अल्टीमेट एम वही है कि अपने कंट्री को ग्रोथ करने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, इकोनॉमी जनरेट करना है। तो फंडिंग दिलवाते हैं, उसके बाद फिर वो फंडिंग के लिए अपना वो ग्रोथ और स्केल फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक, क्योंकि रिसर्च जो है वो एक लंबा प्रोसेस है, इसमें समय लगता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले तो कुछ ऐसा कॉमन क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर उसका एक यूनिक बड़ा स्पेशल सोल्यूशन, ऐसा भी नहीं कि वो बहुत एक्सपेंसिव सोल्यूशन हो, तो एक स्पेशल सोल्यूशन उसका खोजना, और तभी मुझे लगता है कि कोई इसमें सक्सेसफुल हो सकता है ना। तो ये भी एक बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आसान प्रोसेस है कि हम स्टार्टअप की तरफ चले जाएं तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, इसमें बड़ी मेहनत की ज़रूरत है ना। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कि बैचलर्स कंप्लीट किया, तो क्या वो भी स्टार्टअप की तरफ मूव कर सकता है या मास्टर्स के बाद? नहीं, इसका कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन या सच नहीं चाहिए कि आपका बीएससी होना चाहिए, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपको सिंपल ग्रेजुएटेड है तब भी आप कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक हमारा एक सेंटर पे 12th उस समय 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय एक बच्चा आया, उसमें 11th या 12th में था। वो एक बहुत अच्छा इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आया कि जो हमारे फ्यूल, जो हम गाड़ियों में ईंधन जो भरवाते हैं, पेट्रोल या डीजल, उस फ्यूल हमें कैसे पता है कि जो हम पेट्रोल पंप पे जो भरवा रहे हैं वो एडल्ट्रेटेड नहीं, वो प्योर ही है जो हम अपने गाड़ी में डलवा रहे हैं। जो समस्या आती है कि आज ही कल ही 100 रुपया का पेट्रोल डलवाया, आज खत्म हो गया, ज़्यादा चले भी नहीं, तो ये कहीं ना कहीं एडल्ट्रेटेड तो होता होगा। तो सब जगह नहीं, पर कुछ जगह तो ये होता होगा कि तेल मिलावटी उसमें जो है पंप पे। तो उसने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि वो रियल लाइफ सोल्यूशन प्रॉब्लम था। बताया था कि एक बार वो अपने पिताजी के साथ बाइक पे जा रहा था और उसके पिताजी ने कुछ दिन पहले ही उस पर तेल भरवाया था, वो बाइक बंद हो गई रास्ते में। तो उसने बोला कि पिताजी से पूछा कि भाई क्यों जो है गाड़ी का पेट्रोल तो कल ही भराए थे आप? तो बोले कि अरे बात का मिलावट बहुत आता है तेल में, सब प्योर तेल देते नहीं है, और होता तो इंजन पे भी खराब होता है और हमारे पैसा भी खर्च हो रहा है, तेल भरा इतना महंगा हो गया पेट्रोल डीजल। तो उसने उस समय फिजिक्स का ही स्टूडेंट था, तो उसने इस सॉल्यूशन पे काम किया, सोचा इसके बारे में और एक डिवाइस बनाई जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे उस पे ये पता चल जाएगा कि कितना उसमें कुछ मिलावट है कि नहीं, या तो प्योर वो फ्यूल है या फिर उसमें एडल्ट्रेटेड। तो उस समय उसने उसका जो आइडिया था उसमें प्रधानमंत्री जी से भी उसकी भेंट हुई इसके रिगार्डिंग, और अभी वो बॉश मल्टीनेशनल एक कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेशन में चल रहा है कि इसको कैसे कमर्शियलाइज किया जाए और उससे मार्केट में लाएगा। तो उस समय जो आप क्वेश्चन था आपका कि इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन है, जब स्कूल का बच्चा कर सकता है तो ये बीएससी में से उनके पास तो और एक्सपीरियंस है, तो बस मतलब आइडिया क्लिक करना चाहिए, कोई यूनिक आइडिया क्लिक कर गई तो आप कुछ भी करते रहिए, तुरंत स्टार्टअप की तरफ भागिए, है ना, तभी जो कुछ है उसके लिए, देश के लिए कुछ कर पाएंगे। ठीक है, और आपका फ्यूचर जो है वो प्रोस्पेक्ट क्या है, मतलब आगे भविष्य में आप क्या सोच के रखे हैं कि कैसे जो है वो कंट्री के लिए हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टअप्स में तो मैं जुड़ा हुआ हूँ ही, इंक्यूबेशन सेंटर में जुड़ा हुआ हूँ, 5 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करा रहा हूँ उन्हें,
फंडिंग दिलाने में हेल्प करा रहा हूँ, नेटवर्किंग बढ़ा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि अपना एक रिसर्च में भी, R&D में भी अपना कुछ किया जाए, ताकि क्योंकि एकेडमिक मेरा साइंस से रिलेटेड है, बॉटनी से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा है कि उसके साथ साथ अपना एक रिसर्च में भी अपना आगे जाऊँ, ताकि आगे फ्यूचर में अगर मैं कुछ अच्छा रिसर्च करता हूँ तो उसको उसको कह सकते हैं, इसको डिप्लॉयमेंट में भी हेल्प कर सकता हूँ, उसको एक टेक्नोलॉजी अपना डेवलप कर सकता हूँ, एक पेटेंट भी कर सकता हूँ। तो ये अभी प्लानिंग में है, अब आगे देखते हैं उस पर कैसे बहुत बढ़िया। तो जैसा कि हम लोग सबसे पूछते हैं, और आप एक लंबे समय से विश्वविद्यालय में रहे हैं और सबसे बड़ी बात एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी शामिल रहे हैं, तो हिंदी प्रकाशन समिति जो कि ऑलमोस्ट विद्यालय के इंसेप्शन के समय से काम कर रही है, इसका काम ही है विज्ञान को जो है वो लोकल भाषा में, हिंदी में बढ़ावा देना, उसका प्रचार और प्रसार करना, क्योंकि वैज्ञानिक जो विज्ञान करता है वो बड़ा ही गूढ़ होता है जनरल पब्लिक के लिए। तो ये जो गैप है वो हिंदी प्रकाशन समिति भरने का कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि आप स्टार्टअप वाले हैं, कुछ ऐसा आइडिया दें जिससे कि ये जो गैप है इसको हम लोग जल्दी से जल्दी भर पाएँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंदी का प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए। अगर कहीं आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो उसका हिंदी भी होना ही चाहिए। जैसे मैं इधर रिसेंट में 2 साल में यहाँ की यूनिवर्सिटी भी, विश्वविद्यालय भी कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाए हैं कि हिंदी में ज़्यादा यूज़ हो सके चीज़ों का, इसलिए कुछ इंसेंटिव, कुछ अवार्ड्स वगैरह भी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए शायद आयोजित होते हैं कि जो जितना ज़्यादा हिंदी का प्रमोशन कर रहा है, लेटर्स, एप्लीकेशन वगैरह ये सब में, तो नहीं, तो हिंदी का प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। अगर हिंदी इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो हिंदी भी हम यूज़ करेंगे। आज भी देखिए, बहुत इधर 1-2 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ईमेल सिग्नेचर जो हम यूज़ करते हैं आजकल, उसमें भी इंग्लिश हिंदी साथ में करके चलते हैं। तो हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है, खासकर युवाओं में तो और ज़रूरी है। मैं आजकल बहुत लोगों को जानता हूँ जो सही से हिंदी में नहीं लिख पाते हैं, भले हिंदी रीजन से ही बिलोंग करते हैं, पर कुछ अपना नाम वगैरह कॉमन चीज़ लिख लें, पर कुछ बड़ी बात लिखने की होती है, तो जैसे आपके ही पक्ष में लिखा हुआ अनुवांशिक वृक्ष, तो उन्हें अगर ये बोला तो उनका फिर पसीना आने लगता है कि अनुवांशिक का स्पेलिंग क्या होगा। तो हिंदी प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। और जो भी पत्रिका हिंदी प्रकाशन समिति की निकलती है मैं पढ़ता भी हूँ। प्रज्ञा करके आती है, एक और विज्ञान गंगा, ये दोनों मैं पढ़ा भी हूँ। आज हिंदी भवन में इसका ऑफिस है, तो वहाँ मैं गया भी हूँ। दयाशंकर त्रिपाठी करके हैं, तो उनसे मैं मिला, तो वो लोग, मैं BSc की बात बता रहा हूँ, मैं गया था वहाँ, उन्होंने बोला था कि आपका भी कुछ है तो आप उसमें लिखा कीजिए। तो वही प्रचार प्रसार। अब सबसे जरूरी बात है कि रिसर्च तो अच्छा हो ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लैब में जाइए, रिसर्चर काम कर रहे हैं, पर उनकी बात कहीं ना कहीं आम लोगों पर तक पहुंच नहीं पाती है। जैसे आप रिसर्च करते हैं, आपका रिसर्च सारे ये आता है, बहुत सिंपल शब्दों में आता है। अब कोई बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स तो लोग नहीं जान रहे हैं कि क्या उसका मतलब है। सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में कैसे एक लेमन तक कोई बात पहुंच जाए, एक नीचे तबके का आदमी की वो समझ जाए कि हाँ, ये जो काम किए हैं इसके थ्रू क्या हमें मिल रहा है, क्या हमें समझ में आ रहा है। तो ये बात कैसे लोगों तक पहुंचे, ये एक सोचने का विषय है। और सबसे पहली बात तो हमें विश्वविद्यालय में जो युवा जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जो शोधार्थी हैं, उनमें एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होने चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, कुछ इंसेंटिव्स रखने चाहिए कि अच्छे जो शोध पत्र लिखे हुए, कुछ आर्टिकल छोटा सा लिखे, उन्हें कुछ क्योंकि उनका भी एक मोटिवेशन बना रहे, एक कंपटीशन रहे लोगों में कि हाँ भाई, हमारा भी उसमें सिलेक्शन हुआ है, उसमें उस पत्रिका में मेरा भी आर्टिकल गया है। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, तो मुझे लगता है स्वाभाविक तौर पर लोग आगे आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। बहुत बहुत बढ़िया सुझाव। और ये आपका सुझाव हम लोग जो हिंदी समिति है उसके बीच में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और एक ये स्टूडेंट की टीम भी बने कुछ स्टूडेंट जो खासकर इसमें मैक्सिमम आप PhD स्टूडेंट रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो करें। अब BSc और MSc के बच्चे रहे, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट की टीम रहेगी तो स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं टीचर रहते हैं तो टीचर का कहीं ना कहीं उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में चलते हैं, बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे कुछ भी तरह की स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, पर स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता कि ये भी चीज़ें हमारे यहाँ हो रही है। तो स्टूडेंट तक बात कैसे पहुँचे, बहुत सारे लैब में काम कर रहे हैं, लैब में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि मेरे बगल वाले लैब में कौन है। तो ये जब आपस में इंटरेक्ट नहीं करें तो हमारी बात तो उनके तक कहाँ से पहुँचेगी। तो सबसे जरूरी ये है कि पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो अगर स्टूडेंट को इंक्लूड किया जाए तो स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये बातें ज़्यादा तक पहुँचेगी। रेदर देन कोई अगर टीचर बनता तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट की टीम रहेगी, मेरे ख्याल से हर विभाग से रहे तो और अच्छी बात है।
ताकि उस पर वो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहे, ताकि उसके थ्रू माध्यम से वो डायरेक्ट हम हिंदी प्रकाशन समिति के थ्रू उसका कांटेक्ट करा देंगे, ताकि हमें कोई थीम लेके आ रहे हैं तो उस पर कैसे उन लोग पार्टिसिपेट करा सकते हैं, तो उसके माध्यम से हम कांटेक्ट करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जो है कार्यक्रम में आगे चल के। और मुझे लगता है कि बहुत ही आसान होगा कि हम लोग हर एक विभाग से लोगों की प्रविष्टियाँ मांगें और उसमें हर एक छात्र छात्रा को इंक्लूड करें जो कि हमारी टीम में आए। बहुत बढ़िया। तो एक लास्ट आखिरी सवाल है जो हमारे जो आपके जूनियर्स हैं और आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो BHU में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कि BHU जो है वो क्यों जो है एक मेन स्ट्रीम या ऐसा कहें कि और अदर यूनिवर्सिटीज से क्यों अलग है, और यहाँ जो संस्कार मिलता है लोगों को वो एक बड़ा स्पेशल, मतलब BHU का टैग लग गया तो एक बड़ी बात है, सब लोग महामना के तरीके से मानस पुत्र पुत्री हो जाते हैं। तो वो अगर कोई BHU में आना चाहता है पहले तो उसके लिए, और BHU में जो लोग हैं उन लोगों के लिए आप अगर कुछ 2-4 शब्द कहें तो बहुत अच्छी बात होगी। सबसे पहले तो आप जो ये बात पूछे तो मुझे एक बात याद आ गया। एक दीक्षांत समारोह में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो एक लाइन वो बोले भी थे कि कोई लड़का रहता है कहीं भी जाता है तो बहुत गर्व से बोलता है कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तो कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय में मालवीय जी का एक कह सकते हैं एक प्रेरणा है, एक उनकी शक्ति लगी है, एक उनका कह सकते हैं मोटिवेशन था कि इस तरह का विश्वविद्यालय की संकल्पना उसने की जिसमें सारे डिसिप्लिन्स को रखा गया। ऐसा नहीं है कि किसी एक दो फील्ड को ही रखा, सारे फील्ड इसमें इंक्लूडेड है। तो कहीं ना कहीं अब इतना बड़ा कैंपस है, लार्जेस्ट एशिया का रेजिडेंशियल कैंपस है, तो इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं भी अदर इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, तो आप जाइएगा गेट के अंदर से प्रवेश कीजिएगा, आधे किलोमीटर 200 मीटर में वो कैंपस खत्म हो जाता है या असीमित है। और ऐसा सिर्फ ना कि सिर्फ बच्चे ही इसका उपयोग कर रहे हैं, आपके लोकल लोग भी विश्वविद्यालय पे अपना चाहे आम रास्ता के तौर पर इसको यूज करें, हॉस्पिटल की तरह यूज करें, ऐसा कैंपस आपको कहीं मिलेगा नहीं। इतनी डाइवर्सिटी, और मंदिर भी है जहाँ आपका देखा जाए तो आध्यात्मिक तौर दृष्टि से देखें, अगर आपका मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो आप जाके मंदिर में थोड़ा देर बैठ जाएंगे, थोड़ा सा प्रे करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा आती है, एक शक्ति आती है। और कहीं ना कहीं मालवीय जी का एक संचरण होते रहता है यूनिवर्सिटी में अगर ऑब्जर्व करें। तो रही बात जो बच्चों को BHU के बारे में, रही बात मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि बहुत बच्चे जो है BSc या MSc के बाद वो चाहते हैं कहीं बाहर से हम दूसरी जगह से हम रिसर्च करें, चाहे PhD करें। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो ये आकलन नहीं करते कि हमारे यहाँ करेंटली क्या चल रहा है, वो सर्वे नहीं करते, वो बस नाम पे जाते हैं कि IIT है तो वहीं अच्छा PhD होगा, यूनिवर्सिटी है तो यार PhD। हाँ, चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, फंडिंग का चाहे जिसका भी, पर उसमें भी धीरे धीरे सुधार आ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि फॉल्ट पर है, सुधार आ रहा है, पर वो नाम पर ज़्यादा जाते हैं। यहाँ भी काम अगर वो सर्वे करें अपने जो उनको जो करना है उससे संबंधित, अगर उन्हें कोई अच्छा यहाँ काम करने वाले मिल रहा है तो उन्हें जरूर उसे अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ नाम पे चले गए, उनके पास क्वालिफिकेशन थी, सब कुछ था, टैलेंट था, सब कुछ था, ऐसी जगह चले गए कि नाम पे कि हाँ वहाँ से करेंगे तो मेरा बहुत अच्छा, आज वो वापस आना चाहते हैं। तो ये ना देख के जाए, सर्वे करें। आप अकेले नहीं ये आकलन खुद से कर सकते हैं कि नहीं यहाँ अच्छा नहीं है, आप सर्वे करें, सर्वे करके अपने आसपास के लोगों से डिस्कस करें, पेरेंट्स से डिस्कस करें, और ये भी देखें कि आप कितने अपने घर से कितनी दूर है, कि आप अपने कंफर्टेबिलिटी को भी देखें। ये कहना सही नहीं होता है कि अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, पर मेरा मानना है कंफर्टेबल रहना चाहिए। कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो फिर वो सारी बॉडी कंट्रोल जो है आपका आपके वश में नहीं रहता है। तो जरूरी है कि सर्वे करें और लोगों से मिले और लोगों की राय। बहुत अच्छा। तो अब क्या हुआ है कि जो है यूनिवर्सिटी के जो PhD स्टूडेंट्स हैं वो उनका अपना अलग ही सोच है, यूनिवर्सिटी के जो मास्टर स्टूडेंट हैं उनका अपना अलग सोच है, और यूनिवर्सिटी के जो बैचलर स्टूडेंट्स हैं उनका अपना अलग ही सोच है। और ये बड़ा रेयर देखने को मिलता है कि बैचलर, मास्टर्स और ये PhD वाले स्टूडेंट्स कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिले। तो और मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप जो है यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां आपके यहाँ इस तरीके के तीनों तरीके के लोग मिलते भी होंगे। पर इसके अलावा भी आपको
कुछ सुझाव है जिसको कि इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? ये देखिए, सबसे पहली बात ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का आया, उसमें स्टार्टअप को कोर्स करिकुलम में रखने की बात कही गई, और इस साल से शायद BHU भी जो है NEP को फॉलो कर रहा है, 4 साल का BSc का कोर्स शुरू होने वाला है। तो इसमें मुझे स्वाभाविक है कि इसमें भी स्टार्टअप्स इंक्लूडेड होंगे। तो आने वाले दिन में मुझे लगता है कि अगर करिकुलम में कोई चीज़ है तो बच्चा उससे, स्टूडेंट उससे सीरियसली लेगा ही लेगा, क्योंकि BSc और MSc के स्टूडेंट्स जो होते हैं उसके क्लासेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, कि अटेंडेंस मेंटेन भी करना होता है और बाकी चीज़ें भी देखनी होती है, कंपटीशन एग्जामिनेशन का भी तैयारी करना होता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये करिकुलम में जो ऐड हुआ है ये चीज़ स्टार्टअप, तो कहीं ना कहीं इस पे इस तरह से एक प्लेटफॉर्म का क्रिएशन होना चाहिए कि एक कंपटीशन रख दिए, एक हैकाथॉन रख दिए, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिए कि क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम है, तो इस पे क्या क्या सोल्यूशन है, इस तरह का कंपटीशन होगा ना, तो वो करिकुलम में ही उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल में जो हम रखे तो उसकी जगह हम वो करा दें, हैकाथॉन्स करा दें, रादर देन कि 4 सवाल दे दिए थियोरेटिकल के इसका आंसर दो। उससे अच्छा है कि इस तरह का प्रोग्राम होंगे प्रैक्टिकल में, जहाँ बच्चे का न सिर्फ उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, बल्कि एक पब्लिक स्पीकिंग भी उनकी बढ़ेगी और लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर। बहुत बढ़िया, आपसे बहुत मज़ा आया बात करके दिव्यांशु जी, और मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स के और भी बहुत सारे सवाल होंगे, तो आप यहीं रहते हैं, अच्छी बात ये है, तो वो आपके पास जा सकते हैं, और अगर उनके मन में कोई सवाल है या अपने कैरियर को भी लेकर के कोई दुविधा है, तो मुझे लगता है कि आप बड़े जो है एप्ट पर्सन हैं जो कि उनका जवाब दे सकते हैं उन्हीं की भाषा में। कि हम लोगों के पास आते हैं तो वो एक गैप रहता है, और उस गैप में वो बहुत सारे सवाल नहीं पूछ पाते हैं। तो आप यहाँ आए, इतना समय दिए, आपको बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आप भी हिंदी समिति को अपना सहयोग देते रहेंगे, और हम साथ जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।